हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश पटवारी 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आए हैं। आज 9 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हम पूरी डिटेल के साथ में कवर करेंगे। हमें पूरे क्वेश्चंस मिल चुके हैं, सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए पूरे कंप्लीट क्वेश्चंस मिल चुके हैं विद डिटेल। यहाँ पर हम पूरी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हम चीज़ों को कवर करने वाले हैं। सो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखें, क्योंकि काफ़ी जरूरी जो जानकारी है वो आपको यहाँ पर मिलने वाली है। इससे पहले हम आपको बता दें, हमारी देखिए पटवारी की टेस्ट सीरीज अगर आपने इनरोल नहीं किया कर लीजिएगा, काफी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहा है। ये 299 की टेस्ट सीरीज ओनली ऑन 99 में आपको दी जा रही है, तो लास्ट टाइम है आपके लिए। अगर आपने इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्लियर है। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से ये स्टेप आप फॉलो करेंगे तो आसानी से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सभी ऑटो सब्जेक्ट के पूरा डिटेल के साथ में एनालिसिस कवर करेंगे, क्लियर है। आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले और आपके लिए डेली एक से बढ़कर एक वीडियोस लेकर आते रहें। और आपको डेली वाइज अब यहाँ पर करंट जो एनालिसिस है मिलता रहेगा, शिफ्ट वाइज हम आपको डेली देंगे, क्लियर है। बीच में आपको बिल्कुल भी गैप अब देखने को नहीं मिलेगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखें ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। आइए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। जीके और करंट अफेयर के पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, मध्य प्रदेश के वर्तमान में गृह मंत्री कौन है। देखिए, मध्य प्रदेश से क्वेश्चंस नहीं बन रहे आपके एग्जाम में। अब 1 अप्रैल से क्वेश्चंस आपके एमपी से नहीं उठा रहे हैं और आज एक क्वेश्चन देखने को मिला है एमपी करंट अफेयर से। ये सिंगल क्वेश्चन आपका एमपी से आया है। क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश के वर्तमान में गृह मंत्री कौन है। सही जवाब रहेगा नरोत्तम मिश्रा। ये वर्तमान में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है नरोत्तम मिश्रा। इनका जन्म 15 अप्रैल 1960 को हुआ और ये एक भारतीय राजनीतिज्ञ है। मध्य प्रदेश सरकार के गृह विधि, इसके अलावा जेल और संसदीय कार्य मंत्री ये हैं। भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। 6 बार यानी 6 बार से लगातार विधायक ये हैं। कहाँ से? दतिया से हैं, दतिया से। और राज्य विधानसभा के लिए दतिया से चुने गए हैं। तो ये आप डिटेल याद रखिएगा। इसके अलावा हम वर्तमान में मध्य प्रदेश में कौन क्या वाली वीडियो दे चुके हैं। इसके अलावा वर्तमान में मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं ये वाली भी वीडियो दे चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर चेकआउट करें, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा गाइस हो सकता है आपसे आगे भी क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन बन चुका है। तो हमने सारे मंत्री यहाँ पर रख दिए हैं और अगर आप चाहते हैं तो पूरा कंप्लीट वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। देखिए, अगर हम बात करें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो इनके पास में जनसंपर्क विभाग है, क्लियर है। सामान्य प्रशासन विभाग है, नर्मदा घाटी जो विभाग है ये है, विमानन और ऐसे अन्य समस्त विभाग जो किसी अन्य मंत्री को ना सौंपे गए वो मुख्यमंत्री के पास होते हैं। तो ये सभी जो मंत्रालय हैं बेसिकली ये इनके पास में है। नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की। तो ये गृह मंत्री, जेल मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, विधि और विधायी कार्य मंत्री हैं मध्य प्रदेश के। तो हो सकता है आपसे ये ना पूछे जाकर कि गृह मंत्री कौन है, ये पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश के जेल मंत्री कौन है, ये आप बताइए, ये जेल मंत्रालय किसके पास में है। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आप याद रखिएगा कौन कौन से मंत्रालय इनके पास में है। बात करें गोपाल भार्गव की, तो लोक निर्माण विभाग इनके पास में और कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्रालय भी इनके पास में ही है। तुलसीराम सिलावट इनकी बात करें तो जल संसाधन मंत्री ये हैं। मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास मंत्री भी यही है। वन मंत्री कौन है मध्य प्रदेश के, तो कुंवर विजय शाह वन मंत्री है। जगदीश देवड़ा मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम में बन चुका है। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है, तो यह है जगदीश देवड़ा। वाणिज्य कर मंत्री, वित्त मंत्री, योजना और आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग इनके पास में ही है। इसके अलावा नेक्स्ट है बिसाहू लाल सिंह। ये खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री है। यशोधरा राजे सिंधिया की बात करें तो खेल एवं युवा कल्याण मंत्री है। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग इनके पास में है। बात करें भूपेंद्र सिंह की, तो नगरीय विकास एवं आवास मंत्री है ये। और सुश्री मीना सिंह, ये जनजाति कार्य विभाग, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के मंत्री हैं। इसके अलावा और भी मंत्री हैं, वो सारे आप कवर वीडियो में जाकर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बताना पॉसिबल नहीं होता है सारों को। तो यहाँ पर हमने जितने भी इंपॉर्टेंट लेवल के थे बता दिए सारे। अगर आप चाहते हो तो वीडियो में जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। अब कुछ क्वेश्चन का जो पैटर्न था वो आपका कुछ डिफरेंट था। क्वेश्चन इस तरह से दे रखा था कि कैबिनेट दर्जा का भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा, इस तरह से क्वेश्चन दे रखा था, क्लियर है। एग्जैक्ट पैटर्न हमें नहीं मिला है, इतना सही क्वेश्चन पता चला है, पर फिर भी हम आपको आंसर बता दे रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कल भी इससे क्वेश्चन आपका पूछा गया था। भारत का जो केंद्रीय बैंक है ये है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कैबिनेट दर्जे का बैंक है ये, क्लियर है। भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल को हुई थी 1935 को और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। आरबीआई की स्थापना का आधार भारत में तत्कालीन जो ब्रिटिश सरकार थी इसके द्वारा स्थापित हिल्टन यंग कमीशन नामक एक समिति की सिफारिश पर की गई थी। तो इस समिति की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश भारत में। और यह निजी शेयर होल्डिंग देखिए, यह निजी शेयर होल्डिंग के साथ एक निजी बैंक के रूप में शुरू हुआ था, जो समय संचालित दुनिया के अधिकांश विदेशी केंद्रीय बैंकों में प्रचलन था।
जब आरबीआई की स्थापना की गई थी तब इसकी पूंजी 5 करोड़ रुपए यानी 50 करोड़ रुपए निर्धारित की गई थी। क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये एक और पॉइंट आपका रह गया है, जब आरबीआई की स्थापना की गई थी तब उसने भारत सरकार से मुद्रा मुद्दे के कार्यों तत्कालीन इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से ऋण नियंत्रण की जो शक्ति है ये ली थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि अशोक किस मुख्य धर्म को मानता था, ये क्वेश्चन पूछा गया। एक और क्वेश्चन हमें मिला है कि सम्राट अशोक का संबंध किस वंश से था। या तो क्वेश्चन ये पूछा गया है या ये पूछा गया होगा। क्लियर है। अगर दोनों पूछा गया है तो दोनों का भी आंसर आपको मिल जाएगा, बट हमने एक में डाल दिया। मुझे जहां तक लग रहा है एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, या तो मुख्य धर्म से हो या फिर वंश से हो। तो आपको आंसर बता दें, अशोक जो था ये मुख्य धर्म किसको मानता था, या अशोक का मुख्य धर्म कौन सा था, तो बौद्ध धर्म था। इसके अलावा सम्राट अशोक का संबंध किस वंश से है, तो मौर्य वंश से सम्राट अशोक का संबंध हुआ करता था। सम्राट अशोक 304 से 232 ईसा पूर्व के बीच में रहे थे और मौर्य वंश के तीसरा शासक था सम्राट अशोक। अपने रक्त रंजित अभियान और कलिंग की विजय के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था किस 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 युद्ध के बाद में। क्लियर है। ये इन्होंने ग्रहण किया था। और सबसे बड़ा मौर्य शासक था अशोक। तक्षशिला उज्जैन के राज्यपाल भी रह चुके हैं। उनका शासन चरम दक्षिण को छोड़कर पूरे उपमहाद्वीप तक विस्तृत हुआ करता था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे जाता है आपसे एग्जाम में, ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कौन से वर्ष बाद या राज्य अभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा था। इस तरह से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नया केंद्रीय स्कूल कहाँ पर बना है। देखिए केंद्रीय स्कूल काफ़ी सारे ओपन हो चुके हैं, है ना। ऐसे बताना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतने सारे केंद्रीय स्कूल हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं, तो बताना पॉसिबल नहीं है। अगर इसके बारे में कुछ उन्होंने हिंट दे रखी होगी क्वेश्चन में या कुछ और डिटेल यहाँ पर मेंशन कर रखी होगी तो ही यहाँ पर बताया जा सकता है। और ऑप्शंस के बलबूते पर यहाँ पर एक एक चीज़ें हम आपको करेक्ट बता सकते हैं, बट ऑप्शंस हमारे पास में नहीं है। तो आप ऑप्शंस हमें कमेंट में कमेंट करें, या क्वेश्चन का एग्जैक्ट पैटर्न क्या था ये भी आप हमें डायरेक्टली कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सितार वादक नहीं है। अब ऑप्शंस तो हमें नहीं मिले हैं इसलिए यहाँ पर बताना भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट जितने भी सितार वादक हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर आपको मिल चुकी है। देखिए ये सभी सितार वादक है। अब इनमें से ही आपको ऑप्शन से दे रखा होगा, एक नहीं होगा वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए पंडित रविशंकर ये सितार वादक है, निखिल बनर्जी, विलायत खान, वंदे हसन, शाहिद परवेज, उमाशंकर मिश्र और बुद्धादित्य मुखर्जी ये सभी सितार वादक हैं। तो इनमें से एक आपको नहीं मिला होगा नाम, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए इनसे रिलेटेड कुछ और भी वाद्ययंत्र हैं और उनके वादक कल आपसे हरिप्रसाद चौरसिया से पूछा था बांसुरी से रिलेटेड, तो ये सारे हमने डाल दिए हैं यहाँ पर, आप देख लीजिएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की बात करें शहनाई से इनका संबंध है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है। पंडित रविशंकर सितार वादक। उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादक है। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक है। उस्ताद असद अली खान वीणा वादक है। और अमजद अली खान ये सरोद वादक है। तो इनके बारे में याद रखिएगा, ये टॉप लेवल के और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इनसे बनते हैं। क्लियर है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, गंगा स्वच्छता राष्ट्रीय मिशन का प्रारंभ कब हुआ। गंगा स्वच्छता राष्ट्रीय मिशन का प्रारंभ हुआ जून 2014 में। गंगा नदी 5 राज्यों के 66 जिलों में फैले 118 शहरों और 1657 ग्राम पंचायतों से होकर बहती है। गंगा स्वच्छता राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत हुई थी जून 2014 में और इस मिशन को उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के राज्य स्तरीय कार्यक्रम जिसको प्रबंध समूह यानी SPMG सहायता प्रदान करते हैं। गंगा नदी को गाइस आप ये पॉइंट याद रखिएगा, 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया और वर्ष 2017 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT द्वारा गंगा नदी में किसी भी प्रकार के कचरे के निपटान पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये NGT ने लगाया 2017 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया, फोर्ट सेंट जॉर्ज या फिर इसको सेंट जॉर्ज किला भी कहा जाता है। क्लियर है। अब जो भी आपको ऑप्शन क्वेश्चन में मिला हो तो फोर्ट सेंट जॉर्ज या सेंट जॉर्ज किला ये कहाँ पर है, तो ये आपका चेन्नई में है। भारत में अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया था ये किला, ये फोर्ट, और प्रसिद्ध फोर्ट सेंट जॉर्ज चेन्नई में स्थित है। यह भारत का पहला ब्रिटिश किला है। इसकी स्थापना वर्ष 1644 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई थी और इस किले के निर्माण ने आगे के उपनिवेशन और व्यापारिक गतिविधियों के लिए गति प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए ये क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, एग्जैक्ट पैटर्न हमें नहीं मिला है, हमने पूरी डिटेल यहाँ पर मेंशन कर दी है, एग्जैक्ट जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में बना है।
कजाकिस्तान की नई राजधानी का नाम क्या है, ये आपसे पूछा गया है। या फिर कजाकिस्तान की राजधानी कौन सी बदली गई है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर मैं एक चीज पहले ही क्लियर कर दूं गाइस, इसका नाम 2-3 बार बदल दिया गया है कजाकिस्तान की राजधानी का। पहले अस्ताना था, फिर नूर सुल्तान किया गया, फिर वापस अस्ताना कर दिया गया। तो ये चीजें हुई है। अब इसमें से आपका क्या पूछा गया है, या अभी रिसेंटली यानी अभी वर्तमान में जो नाम है 2 बार बदलकर अभी वर्तमान में जो रखा गया है वो पूछा गया है, या फर्स्ट टाइम बदला था वो पूछा गया है, आप क्लियर कर दीजिएगा। हम आपको पूरी डिटेल यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए, इसका पहले अस्ताना था, फिर नूर सुल्तान किया, फिर वापस से अस्ताना कर दिया। कजाकिस्तान की राजधानी है ये। तो हम डिटेल आपको बता रहे हैं, कजाकिस्तान ने 2019 में अपनी राजधानी का नाम अस्ताना से नूर सुल्तान कर दिया। तो ये 2019 में इन्होंने राजधानी का नाम बदलकर अस्ताना था, जिसका नाम नूर सुल्तान किया था 2019 में। राजधानी का नाम देश के राष्ट्रपति नूर सुल्तान के सम्मान में बदला गया था, जिन्होंने 2019 में इस्तीफा दे दिया था। तो इनके सम्मान में जो राष्ट्रपति थे नूर सुल्तान, इनके सम्मान में अस्ताना का नाम बदलकर नूर सुल्तान कर दिया था। कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा भूमि से घिरा हुआ देश है। दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से 9वां सबसे बड़ा देश ये है। इसके बाद में क्या चीजें हुई, अक्टूबर 2022 में कजाकिस्तान ने राजधानी का जो नाम है, ये देखिए इनके सम्मान में 2019 में इन्होंने अस्ताना से नूर सुल्तान कर दिया था। फिर अक्टूबर 2022 में नूर सुल्तान से वापस इसका नाम अस्ताना बदल दिया गया। क्लियर है। तो अभी वर्तमान में इसका नाम अस्ताना है। नूर सुल्तान को अब अस्ताना के नाम से जाना जाएगा। दरअसल पहले नूर सुल्तान को अस्ताना से ही के नाम से ही जाना जाता था। तो आप ये याद रखिएगा चीज़ों को। अभी वर्तमान में इसका नाम अस्ताना है, जो कि नूर सुल्तान से बदलकर वापस से अस्ताना किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ढाका का अभी कौन सा सम्मेलन हुआ, या ढाका समारोह का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया। क्लियर है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए, अभी हाल ही में रिसेंटली जो हुआ है मार्च 2023 में, अभी अगर हम बात करें तो ये बांग्लादेश बिजनेस समिट हुआ है 2023। ये बेसिकली ये हुआ है समिट 2023 मार्च। तो रिसेंटली अगर पूछा गया तो ये होगा आपका। अगर आपका संस्करण पूछा गया कौन सा संस्करण आयोजित हुआ, तो 2-3 डिटेल हमने डाली है, इनमें 2-3 में से आपका एक क्वेश्चन है। देखिए, ढाका आर्ट सम्मेलन के 5वें संस्करण का जो उद्घाटन है बांग्लादेश के ढाका में किया गया। तो या तो आर्ट सम्मेलन आपका आया है, इसका 5वां संस्करण ये था। इसके अलावा 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव बांग्लादेश के ढाका में शुरू हुआ, या फिर ये 20वां होगा संस्करण अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का। इसके अलावा ढाका लिस्ट फेस्ट DLF जिसको बोला था, इसका 10वां संस्करण हाल ही में बांग्लादेश में शुरू हुआ। तो ये 3 बेसिकली समिट है या सम्मेलन है, जिनका 5वां, 20वां और 10वां संस्करण अभी हाल ही में आयोजित किए गए हैं। आपको भी डिटेल बताइए हैं। तो देखिए, ये जो आर्ट सम्मेलन है, इसका 5वां संस्करण बांग्लादेश के ढाका में किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन बांग्लादेश के संस्कृति मामलों के राज्य मंत्री KM खालिद ने किया था। समिट में विभिन्न देशों से 500 से अधिक कलाकार, मूर्तिकार और आर्किटेक्ट, कला पेशेवर हिस्सा इन्होंने लिया था। इसके अलावा बात करें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव बांग्लादेश की, तो इसका 20वां संस्करण था, जो कि ढाका में शुरू हुआ। और इस महोत्सव में 70 देशों की 225 फिल्मों को 10 श्रेणियों के तहत प्रदर्शित किया गया, और 15 से 23 जनवरी के बीच में ढाका में विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शित की गई। इसके अलावा एक होता है ढाका लिट फेस्ट, इसका 10वां संस्करण हाल ही में बांग्लादेश में शुरू हुआ। DLF बांग्लादेश में सबसे बड़े साहित्यिक उत्सवों में से एक माना जाता है। तो इन तीनों में से एक का आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है। सही जवाब रहेगा भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्लियर है। प्रारूप समिति संविधान सभा द्वारा नियुक्त एक महत्वपूर्ण समिति थी। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई। तो ये आप याद रखिएगा। प्रारूप समिति के नए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए अध्यक्ष सहित 7 सदस्यों का समूह नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मध्य प्रदेश में कोविड-19 के समय कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था। देखिए, काफी सारे ऐप जो है लॉन्च किए गए थे मध्य प्रदेश में कोविड-19 के टाइम पर। इसमें से आपको ऑप्शंस में क्या मिला था उस हिसाब से उसको बताया जा सकता है। क्लियर है। उसमें से 2 ऐप है, सार्थक और आरोग्य सेतु। तो इनमें से ही आपको ऑप्शंस में आई थिंक मिला होगा। क्लियर है। इसके अलावा रोजगार सेतु भी था, आरोग्य सेतु था, सार्थक था, जीवन शक्ति से रिलेटेड ऐप था आपका। तो ये ऐप थे जो कि ऑप्शंस में आपको दे रखे होंगे। इनमें से ही आपको कोई एक ऑप्शन मिला होगा। मध्य प्रदेश में सार्थक मोबाइल ऐप जो है कोविड-19 जो है मरीजों पर नजर रखने के लिए डेवलप किया गया। इसके अलावा आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप भी इस टाइम पर ही लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, PMJJBY में वाई का अर्थ क्या है। तो देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो इसमें वाई का जो अर्थ होता है, वाई का फुल फॉर्म योजना होता है। तो यही आपसे पूछा गया है। प्रधानमंत्री जीवन बीमा ज्योति योजना में देखिए 9 मई 2015 कोलकाता में PM नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू एक सरकारी योजना है ये बेसिकली। और ये जीवन बीमा योजना है जिसे पहली बार भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2015 की बजट सीट पर पेश किया था। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कार्यान्वित की जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है,
हाल ही में कर्नाटक में कौन सी योजना चलाई गई? अब ऑप्शंस तो हमें नहीं मिले हैं, बट अभी रिसेंटली जो योजना, आई थिंक यहीं से आपका ऑप्शंस मिला होगा, तो यहाँ पर भाग्यश्री योजना आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कर्नाटक में जो योजना चलाई गई है ये भाग्यश्री योजना है। क्लियर है? देश में बालिकाओं की स्थिति को बढ़ाने और उनके जन्म को बढ़ावा देने के विचार के साथ कर्नाटक सरकार कर्नाटक भाग्यश्री योजना लेकर आई है, और ये जो योजना है उन परिवारों में रहने वाली बालिकाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा गाइज एक और क्वेश्चन बनाया है आपसे कि तावा भाटी, इस तरह से कोई क्वेश्चन था, आपका एग्जैक्ट पैटर्न पता नहीं चला है कि क्या वो पूछना चाह रहा है, क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन में दे रखा था। आप कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा क्या एग्जैक्ट आपको क्वेश्चन मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर की रचना कौन सी है? क्लियर है? तो ये सभी जो रचनाएं हैं जैसे कि गीतांजलि, चौखेर बाली, गोरा, घरे बायरे, काबुली वाला, 4 अध्याय, ये सभी रचनाएं रविंद्रनाथ टैगोर जी की में से ही, आई थिंक मुझे जहां तक लग रहा है गीतांजलि आपको ऑप्शंस में दे रखा था। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। विश्वविख्यात महाकाव्य गीतांजलि की रचना के लिए उन्हें 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले वे अकेले भारतीय थे, और गुरुदेव बहुआयामी प्रतिभा वाली शख्सियत थे। कवि, साहित्यकार, दार्शनिक, नाटककार, संगीतकार और चित्रकार, ये सभी कला इनके अंदर थी। क्लियर है? तो ये सभी थे। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए निम्न में से रविंद्रनाथ टैगोर का संबंध किससे है? साहित्यकार, दार्शनिक, नाटककार, संगीतकार, चित्रकार, तो उपरोक्त सभी आपका सही जवाब रहेगा। इसके अलावा कवि भी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और 7 अगस्त 1941 को उन्होंने कलकत्ता में अंतिम सांस ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा की किस समिति के अध्यक्ष थे? तो जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा की संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष थे ये। संघीय संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, इसके अलावा संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, इनके अध्यक्ष थे दोनों के, आप याद रखिएगा। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट समितियां हैं संविधान की, जहां से आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रमुख समितियां और अध्यक्ष हमने दे रखे हैं। राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष है राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा के कार्यों पर समिति जीवी मालंकर इसके अध्यक्ष हैं। अल्पसंख्यकों और जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्रों पर समिति के जो अध्यक्ष है वल्लभ भाई पटेल है। प्रक्रिया के नियमों पर समिति राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष हैं। संविधान के मसौदे की जांच के लिए विशेष समिति के अध्यक्ष है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। क्लियर है? इसके अलावा प्रांतीय समिति संविधान जो समिति है इसके अध्यक्ष है वल्लभ भाई पटेल। मसौदा समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन था आपका 2010 में कोई सी बैठक हुई थी, वो कहां पर हुई थी, इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। एग्जैक्ट क्वेश्चन ये भी नहीं मिल पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जूको घाटी कहाँ स्थित है? तो जूको जो घाटी है ये नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर स्थित है। याद रखिएगा जूको घाटी जैसे फूलों की घाटी के नाम से जाने जाते हैं। कल आपका क्वेश्चन बना था कि फूलों की बारिश कहाँ पर होती है, किस राज्य में होती है, इस तरह से क्वेश्चन बना था। क्लियर है? तो आज पूछा गया जूको घाटी कहाँ पर स्थित है? तो जूको घाटी नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर है, बॉर्डर पर। और जूको घाटी जैसे फूलों की घाटी के रूप में जाना जाता है, नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर यह स्थित है। यहाँ 2438 मीटर की ऊंचाई पर जाफू पर्वत श्रृंखला के पीछे स्थित है, और यह उत्तर पूर्व के सबसे लोकप्रिय ट्रैकिंग स्पॉट में से एक मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वर्ष 2022 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो वर्ष 2022 में साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार जीता ये एनी अर्नॉक्स ने जीता। इनका नाम आप याद रखिएगा, एनी अर्नॉक्स के द्वारा ये जीता गया है। 7 दिसंबर 2022 को स्टॉकहोम में स्वीडिश अकादमी में साहित्य में अपना नोबेल पुरस्कार व्याख्यान दिया इन्होंने, एनी अर्नॉक्स ने। और इनका जो परिचय है स्वीडिश अकादमी के स्थायी सचिव मैट्स मॉल्म ने कराया। अगला क्वेश्चन पूछा गया है जंजीरा किला किस राज्य में स्थित है? देखिए जंजीरा किला, इसका पूरा नाम हम आपको बता दें, इसका पूरा नाम है मुरुद जंजीरा किला। तो ये आपका महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। यह किला एकमात्र ऐसा किला है जो शिवाजी और संभाजी महाराज मुरुद जंजीरा किले के पास छोड़ दिया गया था। क्लियर है? जो कि मुरुद के बंदरगाह शहर के पास अरब सागर तट पर एक अंडाकार आकार की चट्टान पर स्थित है ये किला। और यह मुंबई के दक्षिण में 165 किलोमीटर यानी 103 मील जिसको बोला जाता है, तो वहां पर है। और 16वीं सदी का विशाल किला है ये। जंजीरा किले के चारों तरफ राजसी अरब सागर से घिरा है, और महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में ये आपका देखने को मिलता है। तो आपको महाराष्ट्र दे रखा होगा या फिर रायगढ़ भी ऑप्शन में दिया होगा, जो भी आपका करेक्ट आंसर है आप दोनों में से एक क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये आप याद रखिएगा। और ये चारों तरफ से अरब सागर से घिरा हुआ है, ऐसा भी आपको क्वेश्चन आगे भी मिल सकता है कि बताइए कौन सा किला है जो चारों ओर से अरब सागर से घिरा हुआ है? तो यह है आपका जंजीरा का किला, जिसका पूरा नाम है मुरुद जंजीरा किला। अगला क्वेश्चन पूछा गया है स्टडी इन इंडिया मीट 2022 बैठक का उद्घाटन कहां पर हुआ? तो ढाका बांग्लादेश में इसका उद्घाटन हुआ। 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का उद्घाटन ढाका बांग्लादेश में किया गया। भारतीय उच्च आयोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम था ये। इसका उद्घाटन बांग्लादेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर दीपू मोनी और बांग्लादेश के में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी ने किया है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल का है और ये अभी रिसेंटली हुआ है, ये क्वेश्चन आपसे बना है। इसके अलावा कोरोना से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछा गया है एक
क्लियर है। अवार्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका बनाए हैं। एक क्वेश्चन आपका था कौन सा युग में इस प्रकार का परिवर्तन हुआ था, कोई परिवर्तन, तो ऑप्शंस आपको दे रखे होंगे तो उस हिसाब से इसको बताया जा सकता है। नवपाषाण युग और पूर्व पाषाण काल से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आपका बनाए। तो पूरे के पूरे 25 के 25 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं जो कि आपके एग्जाम में एज इट इज बने हैं। क्लियर है। तो आप इन पर जो टॉपिक आपकी लगातार एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं उन पर आप अच्छी खासी कमांड रखिएगा, क्योंकि यहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आइए अब हम साइंस को कवर कर लेते हैं। साइंस को फटाफट कवर करें उससे पहले हम बता दें पटवारी की हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, एमपीएसआई, इसके अलावा एमपीपीएससी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। एमपी करंट अफेयर की ई बुक्स हैं हमारी 2023 और 2022 की, इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कंप्लीट डिटेल वहां पर आप प्राप्त कर सकते हैं। साइंस में हमारा पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, रिकेट्स किसकी कमी से होता है, तो विटामिन डी, कैल्शियम या फास्फोरस की कमी से ये होता है। अब आपको जो भी ऑप्शन में दिया रखा होगा आई थिंक आपने क्लिक कर दिया होगा। अगला क्वेश्चन है, पेड़ पौधों की जड़ों में कौन सा तत्व पोषक जो तत्व है ये आवश्यक होता है पेड़ पौधों की जड़ों के लिए, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास सभी ये इसके लिए आवश्यक होते हैं पौधों की जड़ों के लिए। तो इन तीनों में से एक ऑप्शन में दे रखा होगा, ये तीनों भी आपको हो सके ऑप्शन में मिल चुके होंगे। जूल किसका एसआई मात्रा की ये क्वेश्चन बनाए, तो ऊर्जा का होता है। अगला क्वेश्चन है, एनाल्जेसिक दवाइयों का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो दर्द से राहत देने के लिए किया जाता है। चेतना को महत्वपूर्ण रूप से बदले बिना सीएनएस या परिधि दर्द तंत्र में कार्य करके चुनिंदा दर्द से राहत प्रदान करती है। लेड पेंसिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, ये क्वेश्चन कल भी पूछा गया, कार्बन यानी ग्रेफाइट इसमें पाया जाता है। कार्य की इकाई क्या होती है, जूल होती है। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा है, जूल किसकी इकाई है, फिर इस तरह से पूछा गया होगा कार्य की इकाई क्या है, तो जूल ये होती है। ग्रेफाइट से आपका क्वेश्चन बना है, वैज्ञानिक नाम से क्वेश्चन बना है, खोज से रिलेटेड। विद्युत कार्य से क्वेश्चन पूछा गया है, मानव शरीर से क्वेश्चन पूछा गया है आपका। क्लियर है। इसके अलावा दवाइयों से क्वेश्चन बनाए, वैल्यू पूछी थी किसी की, और आवर्त सारणी से भी आपका क्वेश्चन बना है। बात करें कंप्यूटर में तो प्राइमरी मेमोरी इनमें से कौन सी है, ये क्वेश्चन बनाए। रैम, रोम और चेच मेमोरी ये सभी जो है ये प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आती है। एमएस वर्ड से क्वेश्चन बना है आपका, जावा की कोडिंग दिया था और रिजल्ट आपसे पूछा था। प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन बना है, सर्च की से क्वेश्चन पूछा गया है। पाइथन भाषा का विकास किस वर्ष हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो 20 फरवरी 1991 को पाइथन भाषा का विकास हुआ था। इसके अलावा जावा से 2 क्वेश्चन पूछे गए, लैंग्वेज से, फुल फॉर्म से क्वेश्चन बनाए, शॉर्टकट की से क्वेश्चन पूछा गया है, मेमोरी से क्वेश्चन है, एमएस ऑफिस से क्वेश्चन पूछा गया है, एमएस वर्ड से, एमएस पावर पॉइंट से 2 क्वेश्चन बने, एमएस एक्सेल से क्वेश्चन बने हैं आपके, इंटरनेट से, नेटवर्किंग से, इनपुट आउटपुट से, पावर पॉइंट शॉर्टकट की से क्वेश्चन बनाए हैं, एंटीवायरस से क्वेश्चन बनाए, और वीपीएन का पूरा नाम पूछा था, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ये होता है। बात करें अगर हम हिंदी में तो यन संधि कौन सी है इनमें से, इस तरह से क्वेश्चन आपको दे रखा था। क्लियर है। तत्सम तद्भव से क्वेश्चन आपका बनाए, रसचंद अलंकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, विलोम शब्द पूछे गए, शुद्ध अशुद्ध, शुद्ध वर्तनी आपकी आई थी। इसके अलावा क्रम से जमाना यानी पैरा जंबल वाले क्वेश्चन मिले हैं, लोकोक्तियों से क्वेश्चन आ रहे हैं, मुहावरे आपके पूछे गए, पर्यायवाची शब्द से क्वेश्चन बने हैं, अलंकार से 3 क्वेश्चन बने हैं, और काल से, भूतकाल भविष्यकाल इस तरह से काल से रिलेटेड 2 क्वेश्चन बने हैं। संधि आपकी पूछी गई, समाज से क्वेश्चन बने, वाच्य से पूछे गए, कारक से पूछे गए, एक वचन बहुवचन से क्वेश्चन बने हैं, अनेकार्थी शब्द से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और रचनाओं से भी क्वेश्चन आपके बने हैं। बात करें मैनेजमेंट में तो अगर आप मैनेजर हैं तो क्या सोचते हैं, इस तरह से ऑप्शंस देख कर क्लिक किया जा सकता है। इस तरह का क्वेश्चन है। कथन, कोई परिभाषा डेफिनेशन दे रखी थी, इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए। संगठन से क्वेश्चन, विपणन से, नियोजन, नियंत्रण, मार्केटिंग, ये टॉपिक यहाँ से आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। अकाउंटिंग, प्रबंधक से क्वेश्चन है, इकोनॉमी से क्वेश्चन है, और परिभाषा भी आपको दे रखी थी। बात करें इंग्लिश में तो सिनोनियम से क्वेश्चंस बने, एंटोनियम से क्वेश्चंस बने हैं, मिस स्पेल से पूछे गए हैं आपके, इरर से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, सेंटेंस करेक्शन, पैरा जंबल से 6 से 7 क्वेश्चंस देखने को मिले, तो इस पर अच्छी खासी कमांड रखिएगा आप। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चंस बने, एक्टिव पैसिव से क्वेश्चंस बने, और आइटम से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण से क्वेश्चंस बने हैं, संख्या पद्धति से, एसआईसीआई से 2 से 3 क्वेश्चंस बने, लाभानी से 2 क्वेश्चन पूछे गए, प्रतिशत से क्वेश्चन बने हैं, औसत से, अनुपात समानुपात से क्वेश्चन बने, मिश्रण से क्वेश्चन बने, नाउधारा से क्वेश्चन बने, समय कार्य से 1 क्वेश्चन पूछा गया, चाल दूरी से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, पाई चार्ट से 5 क्वेश्चन बने हैं, बोर्डमास से क्वेश्चन बने हैं, चित्रमिति से 2 क्वेश्चन बने, बहुपद से भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये सारा मैथ्स का है। मैथ्स में आप अच्छी खासी कमांड रखिएगा क्योंकि ज़्यादा स्कोर मैथ्स और रीजनिंग में ही आप कर सकते हैं। रक्त संबंध इंग्लिश में आपका आया है, घड़ी से क्वेश्चन बना है, रैंकिंग से, मिरर इमेज यानी दर्पण से क्वेश्चन बना है, मिक्सिंग नंबर से क्वेश्चन बना है, मिसिंग नंबर से, और नंबर सीरीज से क्वेश्चन बना है, अल्फाबेट सीरीज से क्वेश्चन, कथन निष्कर्ष से, कोडिंग डिकोडिंग से 5 से 6 क्वेश्चन बने, 5 से यानी डाई से क्वेश्चन बने, कैलेंडर से, और आकृति वाले क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले हैं कि अगली आकृति कौन सी होगी, इस तरह से। इसके अलावा गाइस जो काउंटिंग, फिगर काउंटिंग होती है उनको भी आप कंप्लीट करके रखिएगा क्योंकि कल भी वहाँ से क्वेश्चन आपके देखने को मिले थे। तो ये पूरा कंप्लीट एनालिसिस है, आपको कवर करवाया है ऑटो सब्जेक्ट का हमने पूरी डिटेल के साथ में, कहाँ से आपके किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, पूरा एज इट इज आपको पैटर्न पता चल चुका है आज के एग्जाम का। अब आप इसी के अकॉर्डिंग आगे की तैयारी कंटिन्यू करें। क्लियर है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, आपके लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट हम डेली लाने की कोशिश करते रहे।
क्लियर है। वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और आपने डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से डायरेक्टली विजिट करके आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये स्टेप है, इसको फॉलो करेंगे आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है। तो आप डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर से चेकआउट करिएगा, वहीं पर आपको कंप्लीट डिटेल मिल पाएगी। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।